नमस्कार बंधुओं। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग विचार करेंगे अकबर के नवरत्न। अकबर के वे नवरत्न, वे विद्वान पुरुष जिनके द्वारा मेहनत किए जाने पर, जिनके द्वारा सहयोग किए जाने पर और जिनकी विद्वता के बलबूते पर अकबर महान बना और भारत को संगठित करने में, एक समृद्ध साम्राज्य स्थापित करने में और लगभग 50 वर्ष तक भारत जैसी विविधता वाले देश पर शासन करने में सफल हो गया। तो आइए विचार करते हैं अकबर के इन नवरत्नों पर। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए विचार करते हैं अकबर के नवरत्न। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा फैजी का। फैजी एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे। ये अबुल फजल साहब के भाई थे। इनकी गिनती प्रमुख साहित्यकारों में होती थी। इन्होंने लीलावती नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। इनको अरबी, फारसी और हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था। अकबर के साथ वार्तालाप करते थे और अकबर उन्हें साहित्य लिखने के लिए प्रेरित करता था। दरबार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे और अकबर के नवरत्न अर्थात वे नव बुद्धिजीवी जिनके बलबूते पर अकबर ने शासन चलाया था, उसे बेहतर बनाया था, उनमें से एक व्यक्ति थे फैजी साहब। दूसरे नवरत्न के रूप में दूसरा जो उनका रत्न था वो था मुल्ला द प्याजा। मुल्ला द प्याजा का वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये बचपन में बहुत शरारती थे। इनके पिता इनकी शरारतों को देखकर एक दिन इन्होंने एक लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया था। जब इनके पिता को पता चला तो उनकी ये शरारत सहन नहीं हुई उन पर और वो घर छोड़ करके चले गए। इसके बाद इनकी सौतेली माँ भी इनकी शरारतों से तंग आकर के वो भी घर छोड़ करके मायके चली गई और ये अकेले रहने लगे। इसके बाद ये मक्का चले गए और मक्का से फिर ईरान गए और फिर भटकते हुए हुमायूं के समय में ये भारत पहुंचे। हुमायूं ने इन्हें बड़ा सम्मान के साथ देखा, इनकी विद्वता का फायदा उठाया और उसके बाद ये अकबर के समय में दरबार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। फैजी साहब के साथ इनकी बहुत मित्रता थी और फैजी साहब के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन जब भोजन खा रहे थे दोनों लोग, तो मुल्ला द प्याजा ने पूछा, यानी अबुल हसन ने पूछा कि ये क्या बनाया गया है, तो उन्होंने कह दिया मुर्गा द प्याजा। और इसके बाद फैजी के कहने पर अकबर ने इनको बावर्ची खाने में रख लिया, क्योंकि ये उसी तरीके का खाना बनाने लगे और ये खानसामा बन गए। बेहतर खाना बनाते थे, इसलिए अकबर ने इनको मुल्ला द प्याजा का लक़ब दिया और जिसके बाद फिर वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनको शाही पुस्तकालय में रखा गया। तो शाही पुस्तकालय में पुस्तकों की बहुत अच्छी तरीके से ये देखभाल करते थे और जो उपहार आते थे उसके साथ जो कपड़े आते थे उन कपड़ों से इन्होंने किताबों के कवर सिले थे। ये देख करके ये अकबर इनको बहुत पसंद करता था। ये बड़े तिकड़मबाज थे और अकबर को उलझनों में सलाह भी दिया करते थे। तो दूसरा नाम था मुल्ला द प्याजा, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद तीसरे व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत ही विद्वान पुरुष थे, साहित्यकार थे, सेना नायक थे। बैरम खां जो कि संरक्षक था अकबर का और अकबर को जिसने प्रशासन की बारीकियां सिखाई थी, जीवन के अंतिम समय में जब षड्यंत्र हो गया और बैरम खां ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने उनको देश निकाला दे दिया था। और जब बैरम खां हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद रहीम को अकबर ने पाला और उनकी शिक्षा दीक्षा की। ये फारसी, तुर्की और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था और हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही शिक्षाप्रद
नीति के दोहे लिखे थे। इनके नीति के दोहों में एक एक दोहे के अंदर बड़ी सारगर्भिता भरी हुई है। रहीमन कहते हैं कि रहमन इस संसार में सबसों मिलिए धाय, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। प्रेम का संदेश देते हुए कहते हैं कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। तो ऐसे विद्वान पुरुष रहीम अकबर के दरबार की बेहतरीन शोभा थे और एक बेहतरीन रत्न थे। वो युद्धों में अकबर के साथ रहते थे, सेना पर नियंत्रण करते थे और रहीम ने कुशल सेनापति, वीर और साहसी सैनिक के रूप में भूमिका अदा की। विद्वान पुरुष के रूप में तमाम कविताएं लिखी, दोहे लिखे और अकबर को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। इसलिए अकबर के 9 विद्वानों में से एक विद्वान अब्दुल रहीम खाने खाना थे। इसके बाद राजा मानसिंह। राजा मानसिंह उन 9 रत्नों में से चौथे रत्न थे जो अकबर के सेनापति के रूप में भी काम करते थे। अनेक युद्ध उन्होंने लड़े थे और अकबर के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से उनकी गिनती सबसे ऊपर होती थी। मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने सेनापति के रूप में अनेक लड़ाइयां लड़ी और अकबर की सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध करते थे। सेवा में हर समय लीन रहते थे। दरबार से लेकर युद्ध क्षेत्र तक इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। आमेर के इस राजा को अकबर ने 9 रत्नों में से एक रत्न बनाया था और कभी कभी मजाक में कहते थे कि मुझे दहेज में एक ऐसा सेनापति मिला है जिसने मेरे लिए साम्राज्य स्थापित किया है। अकबर बहुत ही सम्मान के साथ राजा मानसिंह को अपने दरबार में बिठाता था। तो ये थे अकबर के चौथे रत्न राजा मानसिंह। इसके बाद 5वें रत्न के रूप में अबुल फजल साहब। अबुल फजल बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे। तत्कालीन घटनाओं को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आईने अकबरी और अकबरनामा ग्रंथ में लिखा है, जिसमें उन्होंने अकबर की प्रत्येक घटना का वर्णन, जीवन की प्रत्येक महत्वपूर्ण बात का वर्णन अच्छे तरीके से किया है। अकबर के विश्वास पात्रों में से एक थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और कभी कभी अकबर को बहुत अच्छी सलाह दिया करते थे। अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न के रूप में अबुल फजल साहब को चुना था। इसके बाद अगला रत्न थे हकीम हुमाम। हकीम हुमाम भी अकबर के परम मित्रों में से एक थे, जो उसे आवश्यक परामर्श देते थे। अकबर की राजकीय पाठशाला के अधिकारी थे, बहुत ही विद्वान पुरुष थे और ये ईरान की तरफ से आए थे, समरकंद होते हुए भारत पहुंचे थे, काफी समय तक आगरा में रहे, उसके बाद दिल्ली में भी इन्होंने आवास बनाया था, वहां पर रहे थे। अकबर को शिक्षा व्यवस्था पूरी करने का काम इनके ऊपर था और पूरी की पूरी योजनाएं ये बनाया करते थे। शहजादों की शिक्षा कैसे होगी, क्या होगी और किस तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाएगी, शिक्षक कौन से नियुक्त होंगे, ये सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो राजकीय पाठशाला का काम पूरा का पूरा देखते थे। शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने, इसलिए हकीम हुमाम साहब भी 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अगला जो रत्न थे वो थे बीरबल साहब। अकबर के साथ साये की तरह हर समय लगे रहते थे। कभी कभी अकबर को पता चलता था, कभी कभी नहीं भी पता चलता था, लेकिन वो बीरबल की नजरों से बच नहीं सकते थे। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास भट्ट था और ये वाक्पटुता में बहुत ही पारंगत थे। अकबर बड़ी से बड़ी उलझन वाले सवाल इनसे पूछता था, उनका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से देते थे। अकबर के अंतरंग मित्र थे और जब कभी अकबर से कोई गलती होने को होती थी तो उससे पहले ही बादशाह को आवश्यक परामर्श देते थे और वो परामर्श भी इस तरीके से देते थे कि अकबर कितना भी गुस्सा क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाता था और मुस्कुराकर बीरबल की बात को स्वीकार करता था। इनके ऊपर सरस्वती की असीम अनुकंपा थी, जिसके कारण बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर लेते थे। अकबर इनके साथ वार्तालाप और परामर्श करता था और जब कभी उसका मन विचलित होता था
तो वो बीरबल को याद करता था और बीरबल के साथ बैठ कर के मनोरंजन करता था, जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त करके फिर प्रशासनिक कार्यों में लग जाता था। तमाम विद्वानों ने बीरबल की विद्वता का लोहा माना है। तो बीरबल एक ऐसे पुरुष थे जो उसके अंतरंग मित्र थे, अच्छे परामर्शदाता थे, मनोरंजन करवाने के लिए बहुत ही कुशल एक अभिनेता के रूप में काम करते थे और साथ ही बड़ी से बड़ी उलझन का बिल्कुल आसान समाधान ढूंढ करके अकबर को देते थे। तो इस तरीके से बीरबल की बहुत बड़ी भूमिका थी अकबर के दरबार में, इसीलिए रत्नों में से एक रत्न बीरबल। अगले रत्न के रूप में अगर हम बात करें तो थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल बहुत ही विद्वान पुरुष थे और जमीनी व्यक्ति थे, शुरू से ही जमीन से जुड़े रहते थे। शेरशाह सूरी के समय में उन्होंने एक मंत्री के रूप में कार्य किया था और उस समय उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर पूरी भू राजस्व व्यवस्था को देखा था। शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, अनुकरणीय माना गया है और उसमें राजा टोडरमल की भूमिका रहती थी। अकबर ने उनकी विद्वता को देख करके शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अपने दरबार में बुला लिया था और पूरा का पूरा काम सौंप दिया था, भू राजस्व की व्यवस्था। राजा टोडरमल ने पूरे राज्य में भूमि का मापन करवाया, उसका श्रेणीकरण करवाया, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी पोलज है, कौन सी खादर है, कौन सी बागर है, उनकी अलग अलग श्रेणी रखी गई और उसी के हिसाब से उसका भू राजस्व अर्थात लगान निश्चित किया गया। और जो अकबर ने लगान की दहशाला पद्धति अपनाई थी, उस पद्धति में राजा टोडरमल का पूरा हाथ था, पूरी योजना उनके द्वारा बनाई गई थी। तो राजा टोडरमल की भूमि व्यवस्था के द्वारा और लगान व्यवस्था के द्वारा राज्य में समृद्धि आई, जनता खुशहाल हुई, इसीलिए अकबर उनको अपना परम मित्र मानता था और अमूल्य रत्न समझता था। तो इस तरीके से राजा टोडरमल की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद देखिए तानसेन। तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और ये पहले अपने गांव में ही लोगों को संगीत सुनाया करते थे। बाद में इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई तो राजा रामचंद्र ने इनको अपने दरबार में बुला लिया था। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन बन चुके थे क्योंकि बहुत अच्छी तान लगाते थे, इसलिए तान में पारंगत होने के कारण इनका नाम तानसेन पड़ा था। अकबर ने जब राजा रामचंद्र देव के क्षेत्र को विजय प्राप्त कर ली उस पर, तो उसके बाद उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था और राजकवि तथा संगीतकार बना दिया था। तानसेन संगीत की बहुत अच्छी साधना करते थे, बहुत प्रभावशाली संगीत प्रस्तुत करते थे। अकबर के दरबार में उन्होंने राग दरबारी शुरू किया, उसका प्रचलन किया और इसके अलावा दीपक राग को भी बहुत पसंद करते थे, गाते थे, प्रस्तुत करते थे। अकबर जब कभी विजय के लिए जाता था या विजय प्राप्त करने के लिए आता था या जलसे मनाता था, तो तानसेन के संगीत के बिना ये कोई भी जलसा पूरा नहीं होता था। तो इस तरीके से अकबर के दरबार में तानसेन बहुमूल्य रत्न थे और उन्होंने संगीत के द्वारा अकबर की दरबार की शोभा बढ़ाई और मुगल काल का संगीत उसी के कारण से अविस्मरणीय बन गया। तो इस तरीके से आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है अकबर के नवरत्न, जिनको जानने के लिए अवश्य आप लोग प्रयास करते हैं। तो अकबर की नवरत्नों के बारे में एक एक करके मैंने जानकारी पहुंचाई आप तक, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और आने वाले समय में इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय। अध्ययन करती है। थैंक यू।